En marcha. दोस्तों, हमारी ज़मीन पर एक ऐसी भी जगह है जहां लोगों ने ये क्लेम किया है कि इस जगह पर कुछ भी सही नहीं हो रहा। ये जगह नॉर्थ अटलांटिक के वेस्ट रीजन में है, जो अमेरिका की स्टेट फ्लोरिडा से पर्टो रिको आइलैंड और बरमूदा के दरमियान है। क्योंकि ये तीनों मिलकर एक ट्रायंगल बनाती हैं, इसीलिए इस एरिया को बरमूदा ट्रायंगल कहा जाता है। लेकिन इस एरिया में होने वाले कई इंसिडेंट की वजह से इसे दूसरे भी नामों से जाना जाता है, जैसा कि डेविल्स ट्रायंगल, द रिंग ऑफ द लॉस्ट। सवाल ये कि इस एरिया के बारे में बात कैसे शुरू हुई, क्योंकि 1950 में अमेरिकी मीडिया में इस टॉपिक पर बहुत कम बहस हुई। लेकिन पहली बार लोगों ने इसे तब बरमूदा ट्रायंगल कहना शुरू किया जब विंसेंट नाम के एक बंदे ने आर्टिकल पब्लिश किया, वो भी आर्गोसी मैगजीन। इन्होंने लिखा कि फ्लोरिडा के करीब एक एरिया है जो 3 पॉइंट्स पर मुश्तमिल है, वहाँ कुछ अजीब सी एक्टिविटीज हो रही हैं। और जब इन्होंने ये आर्टिकल लिखा तो इस आर्टिकल का नाम था द डेडली बरमूदा ट्रायंगल। इसके बाद जब भी इस एरिया के बारे में बात की तो लोगों ने इसे बरमूदा ट्रायंगल के नाम ही से पहचाना। अब जो ये बरमूदा ट्रायंगल का एरिया है, इसमें सबसे बड़ा मसला ये था कि जैसे इस एरिया में कोई भी जाता तो वहाँ इसका रेडार काम करना छोड़ देता, यानी कि इस एरिया में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस काम नहीं करती थी और वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस फ्लक्चुएट होने लग जाती थी। लेकिन इसके साथ साथ शिप्स और एयरक्राफ्ट भी गायब हो रहे थे, और गायब भी इस तरह होते थे कि इसका नामो निशान भी नहीं रहता था। जब ये सब वाकयात हो रहे तो लोग तरह तरह के गुमान करने लगे। कुछ लोगों ने दावा किया कि वहाँ समुद्री मॉन्स्टर हैं, और कुछ का कहना था कि इस जगह पर एलियंस का इन्फ्लुएंस है, और कुछ ने इसे इल्यूमिनाटी की साजिश से जोड़ना शुरू कर दिया। लेकिन कुछ भी कंफर्म नहीं हो रहा था। अगर आप सर्च करेंगे तो आपको मालूम होगा कि तकरीबन किसी और टॉपिक पर इतनी मूवीज और किताबें या डॉक्यूमेंट्रीज नहीं बनी हैं जितनी बरमूदा ट्रायंगल पे बन गई हैं। 1888 में एलन ऑस्टन नाम के एक शिप था जो इंग्लैंड से न्यूयॉर्क जा रहा था। 2 से 3 वीक का सफर करने के बाद इस जहाज का कैप्टन ग्रिफिन जल्दी पहुंचने के लिए अनप्लान्ड शॉर्टकट लेता है, और ये शॉर्टकट बरमूदा ट्रायंगल से होता हुआ जा रहा था। लेकिन बरमूदा ट्रायंगल के एरिया में आते ही कैप्टन ग्रिफिन को कुछ फासले पर एक छोटी सी बोट नजर आई जो एक अजीबोगरीब पैटर्न में यहाँ से वहाँ की तरफ घूम रही थी। कैप्टन ने कई बार इसे कम्युनिकेट करने की कोशिश की, लेकिन बोर्ड से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। कैप्टन ने कुछ लोगों को इस बोर्ड में भेजा ये जानने के लिए कि बोर्ड से क्यों रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। लेकिन इस बोर्ड पर पहुंचने के बाद सब लोग शॉक्ड हो गए, ये देखकर कि पूरी की पूरी बोर्ड खाली थी। इस बोर्ड पर ना तो कोई कैप्टन था, न क्रू, और ना ही कोई पैसेंजर था। और हैरानी की बात तो यह कि बोर्ड को कोई भी डैमेज नहीं पहुंचा था। इसके बाद वो अपने साथ इस बोर्ड को न्यूयॉर्क ले जाने का फैसला करते हैं और वहाँ की अथॉरिटी को इन्फॉर्म कर देंगे। जब वो अपने साथ इस बोर्ड को न्यूयॉर्क लेकर जा रहे थे तो तब एक शदीद तूफान आया, तो वहाँ से बोट ही गायब हो गई। जैसे ही तूफान पुरसुकून हुआ तो बोट दोबारा दिखने लगी, लेकिन बोट को देखकर सब लोग हैरान रह गए क्योंकि इसमें कोई भी शख्स नहीं था। इसके बाद वो इस बोट को वहीं छोड़कर न्यूयॉर्क चले गए। अगले दिन ये कहानी हर जगह फैल गई। एक और शिप था जिसका नाम मेरी सैलिस था। इसे न्यूयॉर्क से 7 नवंबर 1872 को इटली के लिए रवाना होना था और इसमें बहुत ज्यादा लोगों की भीड़ थी। लेकिन जब ये शिप बरमूदा ट्रायंगल के करीब पहुंचा तो कुछ ही देर में ये शिप गायब हो गया। इसे बहुत तलाश किया गया लेकिन ये कहीं नहीं मिला। लेकिन तकरीबन 1 माह बाद 4 दिसंबर 1872 को ये शिप बरमूदा ट्रायंगल के करीब तैरता हुआ नजर आया। शिप को देखने वाले लोगों ने रेस्क्यू टीम को इन्फॉर्म किया, जिसके बाद रेस्क्यू टीम वहाँ पर पहुंची। सबसे हैरानकुन बात तो ये थी पूरी शिप पर एक भी आदमी मौजूद नहीं था, लेकिन कैप्टन, क्रू और पैसेंजर सब लापता थे। और जो ये शिप था ऐसे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा। खाने की मेज पर खाना एज इट इज पड़ा था। ये अभी तक मालूम नहीं हो सका कि ये लोग कहाँ गए। इसके बाद 5 दिसंबर 1945 को 5 फाइटर प्लेन्स का ग्रुप नेविगेशन और कम्बर्ट फाइटिंग की ट्रेनिंग के लिए फ्लोरिडा रवाना हुआ। इस ग्रुप का नाम था फ्लाइट 90। इस ग्रुप में तमाम ट्रेनिंग्स थे और इनके सीनियर लेफ्टिनेंट का नाम चार्ल्स था। इसकी ट्रेनिंग का रूट ये था कि वो फ्लोरिडा से रवाना होंगे और चिकन ड्रॉप पर बम गिराने के बाद ग्रैंड बहामा चले जाएंगे और फिर फ्लोरिडा के बेस पर वो वापस आ जाएंगे। जब ये रवाना हुए तो मौसम साफ था, लेकिन 2 घंटे बाद ही मौसम खराब हो जाता है। इनके लीडर चार्ल्स ने फैसला किया कि वो टास्क मुकम्मल नहीं कर पाएंगे बल्कि वो वापस चले जाएंगे। चार्ल्स अपने कंपास पर एक नजर डालता है लेकिन ये काम नहीं कर रहा था। इसका दूसरा कंपास भी काम नहीं कर रहा था। वो अपनी टीम के साथ कोऑर्डिनेट करता है लेकिन इनके भी कंपास काम नहीं कर रहे थे। और जब ग्राउंड टीम इनको ट्रैक करती है तो इन्हें पता चलता है कि इनका सारा ग्रुप डायरेक्शन लेस हो गया है, लेकिन इसके बाद वो भी गायब हो जाता है। इस एयरक्राफ्ट का लास्ट मैसेज ये था कि यहाँ 100 फीट की बुलंदी पर कुछ जल रहा है और वो भी गायब हो गया। क्रिस्टोफर कोलंबस को तो आप जानते ही होंगे, इनकी किताब में भी ये लिखा है जब वो यूरोप से निकलकर बरमूदा ट्रायंगल के पास पहुंचे तो इनके कंपास ने भी काम करना छोड़ दिया। जैसा कि आपको पता है कोलंबस सफर किया करते थे, वो अपनी डायरी पर हर चीज लिखा करते थे। तो इन्होंने 1492 में ये लिखा था
कि कंपास काम नहीं कर रहा और यहाँ रोशनी मोमबत्ती की तरह आसमान से गिर रही है। मैं आपको जो स्टोरी सुना रहा हूँ बरमूडा ट्रायंगल के बारे में, ऐसी और भी बहुत सी कहानियां हैं जो फिल्में, किताबों और डॉक्यूमेंट्री के फॉर्म में सेल हो रही हैं। इसकी वजह यह है कि मिस्टीरियस स्टोरीज लोगों को बहुत पसंद आती हैं, क्योंकि ऐसी स्टोरीज बहुत इंटरेस्टिंग होती हैं। जो ये हकीकी फैक्ट होता है एक तरह से बोरिंग होता है, इसीलिए ऐसी कहानियां बनाई जाती हैं ताकि वो इसे कारोबार के तौर पर पैसा कमा सकें। आप बरमूडा ट्रायंगल के मुतालिक बहुत सी फिल्में तलाश कर सकते हैं। बहुत सारी फिल्में देखकर आप थक जाएंगे। अगर आप बरमूडा ट्रायंगल के बारे में किताबें सर्च करें तो आपको बहुत सी किताबें ऐसी मिल जाएगी जिनमें मुख्तलिफ कहानियां हैं, 100 से 200 साल पुरानी किसी खास वाक़ये से चंद डेटा पॉइंट्स उठाकर, जिन्हें हम साबित नहीं कर सकते और हमें इनमें से स्टोरीज बनाकर दी जाती हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतने, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।